नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आज से अनलॉक 3 की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जो दिए हैं वो आज से लागू हो गए हैं। लेकिन कई राज्यों ने अपने यहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां और लॉकडाउन बढ़ाया है। इधर दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत की कोविड के खिलाफ वैक्सीन के निर्माण में अहम भूमिका है। कोविड-19 से जुड़ी तमाम अहम खबरों की देंगे आपको जानकारी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वक्तव्य देंगे। इधर राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसद शिव प्रताप शुक्ल को उच्च सदन की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति में कुल 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है और ये नियुक्तियां 29 जुलाई से प्रभावी हुई हैं। संसदीय गतिविधियों की तमाम खबरों की देंगे आपको जानकारी। और इसके अलावा आज ईद उल जुहा का जो त्योहार है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। ईद उल जुहा की राज्यसभा टीवी की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। आज से अनलॉक 3 शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय के कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देशों के तहत आज से गतिविधियां जो हैं वो बढ़ जाएंगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं फिलहाल 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। रात्रि में लोगों के आने जाने पर जो प्रतिबंध था उसे भी आज से हटा लिया जाएगा। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत अनलॉक 3 आज से प्रभावी होगा, जिसके लिए गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फीडबैक व केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ हुए व्यापक विचार विमर्श के बाद दिए गए हैं। नए दिशा निर्देशों में योगा संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और कोविड-19 के प्रसार पर रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध यानी कि नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार अभी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़ों पर पाबंदी रहेगी। सामाजिक दूरी और मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल्स के पालन के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए अनुमति होगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को अनुमति दी गई है। इसे आगे और खोलने की प्रक्रिया जांच परख के बाद ही बढ़ाई जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय की जाएंगी और उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हालात के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। राज्यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने 65 वर्ष से ज्यादा के लोगों, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को जरूरी और स्वास्थ्य जरूरतों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में आज से अनलॉक 3 के तहत कई गतिविधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन कई राज्यों ने अपने यहां पे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ पाबंदियां और लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें बिहार, झारखंड, तमिलनाडु समेत कई राज्य शामिल हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। उन्होंने अगले 3 दिन में 1 लाख नमूनों की कोविड जांच कराने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान जिम, सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर या मल्टीप्लेक्स नहीं खुलेंगे। राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसी बीच राज्य में कोरोना से अब तक संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 2,04,000 हो गई, लेकिन सक्रिय मामले सिर्फ 58,000 ही हैं।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते सिक्किम सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन को 3 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मणिपुर में सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन को 1 सप्ताह तक और बढ़ाने का फैसला किया है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने भी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। देश में बीते एक दिन में रिकॉर्ड 6 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए हैं। वहीं 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिससे देश में कोरोना वायरस के मामले 16 लाख के पार हो गए और अब तक इस वायरस से 35,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट और डेथ रेट अन्य बड़े देशों की तुलना में काफी बेहतर है। पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए और रिकवरी रेट 64.54% हो गया। वहीं मृत्यु दर घटकर 2.18% पर आ गई। देश में पिछले 9 दिनों से रोजाना 45,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सिर्फ जुलाई में 10.5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस भारत में सामने आए हैं। इसकी बड़ी वजह केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश भर में कोविड-19 के मामले की पहचान करने के लिए परीक्षण कार्य में तेजी लाना है। औसत दैनिक परीक्षण जुलाई के पहले सप्ताह में जहां 2.4 लाख था, वो लगातार बढ़ते हुए जुलाई के मध्य में 3 लाख प्रतिदिन तक हो गया और अंतिम सप्ताह में 4.68 लाख से ज्यादा हो गया है, जो 31 जुलाई को 6 लाख के पार पहुंच गया। सरकार का जोर टेस्टिंग को बढ़ाकर 10 लाख परीक्षण रोजाना करने पर है। देश में 1,81,90,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। आप ये पाएंगे कि एक महीने में लगभग 1 करोड़ टेस्ट हमने ज़्यादा किए। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने देश भर में 1400 लैब्स बनाई। जुलाई में कोरोना के केस की रफ्तार की बात की जाए तो 3 से 9 जुलाई के बीच रोजाना 24,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। इस दौरान 1,68,000 से ज्यादा नए मामले आए। 10 से 16 जुलाई के बीच 30,000 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आने लगे और 7 दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 17 से 23 जुलाई के दौरान रोज 40,000 से ज्यादा केस सामने आने लगे और सप्ताह में 2,84,000 से ज्यादा केस सामने आ गए। वहीं 24 से 30 जुलाई के बीच प्रतिदिन 50,000 नए केस सामने आने लगे और 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55,078 नए मामले सामने आए, जबकि 779 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 16,38,870 हो गई। कोरोना से अब तक 35,747 लोगों की जान भी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 10,57,805 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,45,318 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,88,00,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 6,42,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना पर बने उच्च स्तरीय मंत्री समूह की कल 19वीं बैठक हुई, जिसमें भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम केस फैटेलिटी रेट है, जो लगातार कम हो रहा है और अब 2.18% पर आ गई। टेस्टिंग के साथ ही देश का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक रिकवरी रेट 89% से अधिक दिल्ली में है, वहीं कर्नाटक में 39.36% है। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 1,195 नए केस सामने आए। खास बात यह है कि शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,206 हो गई, यानी नए केस ज्यादा नहीं है। दिल्ली में अब कोरोना के कुल केस की संख्या 1,35,598 हो गई है। इनमें से अब तक 1,20,930 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो ये संख्या 10,705 है। राजधानी अब तक कोरोना वायरस के कुल 1,32,785 यहाँ पर जांच की गई है और इसी के साथ अब दिल्ली का जो रिकवरी रेट है वो 89.18% हो गया, जबकि संक्रमण दर 6.26% हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मंत्रियों के साथ बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने पूरे जुलाई महीने कोविड-19 के खिलाफ अभियान चलाया। बड़े पैमाने पर कोरोना के परीक्षण किए गए और इस अभियान का दूसरा चरण 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा।
जिसमें हम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने का संकल्प लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। नई शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी। स्मार्ट सिटी हैकाथॉन 2020 के पहले दौर में 4.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। इस साल सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले पूरे देश में सभी प्रतिभागियों को एक विशेष रूप से निर्मित उन्नत प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़कर ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। 37 केंद्रीय सरकारी विभागों, 17 राज्य सरकारों और 20 उद्योगों की 243 समस्याओं को हल करने के लिए 10,000 से ज्यादा छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के पहले संस्करण में 42,000 छात्रों की भागीदारी देखी गई थी, जो 2018 में बढ़कर 1 लाख और 2019 में 2 लाख के पार हो गई। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और इस प्रकार उत्पाद नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह मंच युवा दिमाग में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में भी बेहद सफल साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसद शिव प्रताप शुक्ल को उच्च सदन की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति में कुल 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। ये नियुक्तियां 29 जुलाई से प्रभावी हुई हैं। ये समिति सांसदों के सदन के अंदर या बाहर के किसी भी प्रकार के आचार व्यवहार की शिकायत की जांच करती हैं। राज्यसभा महासचिव की ओर से संसदीय समाचार अनुभाग 2 में जारी सूचना के मुताबिक राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल को राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष बनाया है। वरिष्ठ सांसद तिरुचि शिवा, डॉक्टर के केशव राव और वी विजयसाई रेड्डी को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। अध्यक्ष को मिलाकर कुल 11 सदस्यों की मौजूदा समिति में पुराने सदस्यों में कांग्रेस से आनंद शर्मा, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, AIADMK से ए नवनीत कृष्णन, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, जेडीयू से RCP सिंह, बीजेडी से प्रसन्न आचार्य शामिल हैं। इससे पहले सांसद प्रभात झा को 29 अक्टूबर 2019 को इस समिति का अध्यक्ष बनाकर समिति का पुनर्गठन किया गया था। राज्यसभा की आचार समिति का गठन सांसदों के नैतिक आचरण पर नजर रखने के साथ सांसदों के ऐसे मामलों की पड़ताल करना है। राज्यसभा की आचार समिति सांसदों के नैतिक आचरण पर नजर रखती है। प्रक्रिया और अन्य मामलों में विशेषाधिकार समिति लागू होने वाले नियम राज्यसभा के सभापति द्वारा समय समय पर किए गए परिवर्तनों और संशोधनों के साथ आचार समिति पर भी लागू होते हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति ने 2019-20 के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी से जुड़े विषय को पड़ताल के लिए चुना है। इसके तहत समिति विश्वव्यापी प्रतिक्रिया और भारत के योगदान के साथ आगे के मार्ग विषय को केंद्रित करते हुए व्यापक रिपोर्ट तैयार करना चाहती है। समिति ने पहले 13 विषयों का चयन किया था। इसमें भारत अमेरिका संबंधों के साथ फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, विदेशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों और भारत की पड़ोस प्रथम नीति आदि शामिल हैं। लोकसभा सांसद PP चौधरी की अध्यक्षता वाली विदेश संबंधी स्थायी समिति यूरोपीय देश और भारत के साथ प्रवासी भारतीयों के कल्याण विषय की भी पड़ताल कर रही है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई। सांसद भृतहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली इस समिति को 23 दिसंबर 2019 को सामाजिक सुरक्षा संहिता की पड़ताल का काम सौंपा गया था। ये विधेयक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने असंगठित श्रमिकों को नए सिरे से परिभाषित करने की सिफारिश के साथ कहा है कि इस श्रेणी में कृषि मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों के साथ अन्य श्रेणियों को भी समाहित करना चाहिए। इस राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी और बेवजह की मुकदमेबाजी से निजात मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 692 अंतर्राष्ट्रीय और 100 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। इनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इजरायल और किर्गिस्तान शामिल है। देश के 21 हवाई अड्डों पर लगभग 1,30,000 भारतीयों को लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 8,78,921 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। इसके अलावा 1,07,452 भारतीय नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सड़क के रास्ते स्वदेश वापस आए हैं। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। डीजीसीए के अनुसार कोरोना वायरस के मद्देनजर 31 अगस्त तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी। हालांकि यह आदेश उन उड़ानों पर लागू नहीं होगा जो डीजीसीए से इजाजत लेकर उड़ान भर रहे हैं। भारत चीन सीमा के कई हिस्सों से चीनी सेना के पूरी तरह से पीछे हटने के चीन के दावे को भारत ने सीधे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच हुए सैन्य समझौते का उल्लंघन कर रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि चीन की कोशिश उसके आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने और सीमा पर वास्तविक मुद्दों की अनदेखी करने की है। पूर्वी लद्दाख में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफ चीन ने अपने सैनिकों को पूरी तरह से वापस नहीं बुलाया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से झूठा दावा किया जा रहा है। अधिकांश जगहों से चीनी सैनिकों की वापसी हो गई है। विदेश मंत्रालय ने चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि ये प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई और जल्द ही दोनों पक्षों के कमांडरों की बैठक होगी, जिसमें इस प्रक्रिया से जुड़ी आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। There has been some progress made towards this objective, but the disengagement process has as yet not been completed. The senior commanders of the two sides will be meeting in the near future to work out steps in this regard. As we stated earlier, the maintenance of peace and tranquility in the border areas is the basis of our bilateral relationship. Therefore, we expect that the Chinese side will sincerely work with us for complete disengagement and de-escalation and full restoration of peace and tranquility in the border areas at the earliest, as agreed by the two special representatives. There remains a big gap between the Indian and Chinese positions as far as we can study. The Indian side says that the disengagement process has shown some progress, but it is far from complete. While the Chinese side says that the process has almost been fully completed. It would be very important that real progress is made and the situation is made normal and the status quo ante is secured. सीमा पर चीन की चालबाजियों से निपटने के साथ साथ भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को करारा जवाब दिया है। जानकारों का कहना है कि चीन अलग अलग देशों से सहानुभूति बटोरना चाहता है, इसलिए भारत में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, चीनी सामानों के भारत को निर्यात के खिलाफ कार्यवाही के बाद चीन अब दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत के साथ काम करना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है और इस बार भारत चीन की किसी भी तरह की लुभाने वाली बातों में नहीं आएगा। Important meetings are coming up. The authorities in Delhi will have to do a cost-benefit analysis to decide whether we can go ahead with them or not. भारत और चीन दोनों ही विकासशील देश हैं, लिहाजा भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के साथ मिलकर काम किया है। लेकिन भारत चीन सीमा पर उपजे तनाव के बाद स्थितियां काफी बदल गई हैं। ऐसे में भारत ने चीन को दो टूक कहा कि अगर चीन उसकी तरफ से सीमा पर टकराव पैदा करने वाली गतिविधियों को खत्म नहीं करता तो भारत चीन के साथ कारोबारी रिश्तों को विस्तार नहीं दे सकता। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इस सिलसिले में अयोध्या में शुक्रवार को हुई अहम बैठक में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा की गई। राम नाम में रमी राम की नगरी अयोध्या में जगह जगह इसी तरह दिन रात रामायण कालीन प्रसंगों की आकृतियों को उकेरा जा रहा है। साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्तों की दोनों तरफ सभी भवनों की दीवारों पर त्रेता युग की झलक दिखलाते हुए भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और ऐसे ही त्रेता युग से जुड़ी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। अयोध्या की मशहूर मणिराम दास छावनी में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके के लिए 1,11,000 लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा राम की पैड़ी को भी संवारा जा रहा है। साकेत महाविद्यालय के परिसर में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। शुक्रवार को अयोध्या आए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के अलावा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास से मुलाकात की और भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। मैं प्रधानमंत्री जी की उस दूरदर्शिता को नमन करता हूं, जिसके कारण से ये सब अवसर हम सबको देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है कि हम सब आनंदित हैं और उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 तारीख को जब वो शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। मुझे लगता है कि यही उल्लास का कारण है। जिसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 25 जुलाई को श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या आए थे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण के अलावा 3 से 5 अगस्त तक अयोध्या में सभी मंदिरों और घरों में दीपोत्सव मनाने की बात कही थी। अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है और मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर देश और दुनिया के सामने अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत कर देना है जिसकी हकदार अयोध्या थी। राम के भव्य मंदिर निर्माण के इस शुभ मुहूर्त के लिए जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और राम मंदिर का शिलान्यास उन्हीं के हाथों होना है। भूमि पूजन स्थल पर अतिथियों के बैठने के साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 तलाक के खिलाफ पास हुए कानून को 1 साल बीत गया है और इसी वजह से 3 तलाक के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई। इस कानून की मदद से मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को मजबूत करने में काफी मदद मिली और इस कुरीति को खत्म करने से मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक और समानता के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। 3 तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत देश में इस कुप्रथा को खत्म हुए 1 साल हो गया है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में 31 जुलाई को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को संसद की मंजूरी मिली और ये दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया। इस ऐतिहासिक फैसले के 1 साल पूरा होने के मौके पर अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने वर्चुअल संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। 3 तलाक जो है वो 1 साल पहले अपराध बना और अपराध बनने से मुस्लिम महिलाओं का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को मुहर लगी और मुहर मजबूती मिली। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमने उस पाँव के कांटे को निकाला है और महिलाओं के और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए ये कानून जो है वो पास किया है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए बनाया गया कानून नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान के लिए बनाया गया है और इसकी वजह से देश भर में 3 तलाक के मामलों में भारी कमी आई है। नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान, ये हमारी सरकार का हुकूक है, उसका एक आइन है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से वर्चुअल संवाद में शामिल हुई हजारों मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक पर पाबंदी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज पुण्यतिथि है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिक्कन गांव में 23 जुलाई 1856 को जन्मे तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। उन्होंने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी नाम से 2 समाचार पत्र शुरू किए जो कि काफी लोकप्रिय हुए। तिलक अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए भी जाने जाते थे। वीर स्वतंत्रता सेनानी तिलक का आज ही के दिन 1920 में मुंबई में निधन हो गया था। बाल गंगाधर तिलक को याद करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अमित शाह ने नमन किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया, आज मैं पूरे देश के साथ महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक को उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा हूं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के नारे के साथ वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि लोकमान्य तिलक जी का अध्ययन असीमित था। उनके विचारों, कृतित्व और शोधों में उनके गहन चिंतन को साफ देखा जा सकता है। उनका मानना था कि जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हो तब भक्ति और मोक्ष नहीं, कर्मयोग ही की जरूरत होती है। ऐसे वीर नायक की 100वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का विषय है लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत तक। वेबिनार का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसमें गार्डन जॉनसन और सदानंद मौर्य जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार, इतिहास के प्रोफेसर रिजवान कादरी, मुंगमुंग जैसे विद्वान शामिल होंगे जिन्होंने तिलक की जीवनी का बर्मी भाषा में अनुवाद किया। दुनिया भर में अपनी गणितीय क्षमता का लोहा मनवाने वाली और मानव कंप्यूटर कही जाने वाली शकुंतला देवी को अपनी उपलब्धि के करीब 40 साल बाद मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया गया है। उनकी इस खास उपलब्धि पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खुशी जताई। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी को सबसे तेज गणना करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित किए जाने का स्वागत करता हूं। कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा यानी कि बकरीद आज देश भर में मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से ज्यादातर लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन किया है और घरों में ही नमाज अदा की। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मुबारकबाद दी। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत देश भर की दूसरी मस्जिदों में कोरोना वायरस की वजह से इस साल ईद उल अजहा पर पहले जैसी चकाचौंध देखने को नहीं मिली। ईदगाह और मस्जिदें सूनी रहीं। ज्यादातर लोगों ने घरों से ही नमाज अदा की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने रब की बारगाह में कोरोना से निजात की दुआ मांगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से कोरोना संक्रमण से जुड़े सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक दूसरे से जरूरी है, सब चीजें जरूरी है कोरोना से। बकरीद के दिन मुस्लिमों और गरीबों का खास ख्याल रखने की परंपरा है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इसी दिन ईश्वर के दूत हजरत इब्राहिम ने खुदा के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान किया था। तब खुदा ने उनके जज्बे की कद्र करते हुए उनके बेटे को जीवन दान दिया था। इसलिए इस दिन दुनिया भर के मुसलमान बकरे या भेड़ की कुर्बानी देकर इस धार्मिक परंपरा का पालन करते हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल जुहा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल जुहा का त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है और लोगों की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने सभी लोगों से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी नियमों और दिशा निर्देशों के पालन के संकल्प को दोहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस त्योहार पर खुशियों को साझा किया जाए और परस्पर सौहार्द को बढ़ावा दिया जाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ईद उल जुहा पवित्र आस्था, त्याग, ईश्वरीय कृपा और करुणा का पर्व है। ये अडिग और निस्वार्थ विश्वास का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईद मुबारक, ईद अल जुहा पर बधाई। ये दिन हमें एक न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन जाते जाते राज्यसभा टीवी के दर्शकों को एक बार फिर से राज्यसभा टीवी की ओर से ईद उल जुहा की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार।